आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ कर दिखाने का, इसे खोना नहीं है। नमस्ते दोस्तों, जोहार, मैं निमेश सर आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास 11th के स्टूडेंट्स की डिमांड को देखते हुए मैं आज इस वीडियो के माध्यम से क्लास 11th के इंग्लिश कोर के मॉडल सेट 1 के वायरल 40 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस का कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाला हूं दोस्तों, वो भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। एक एक क्वेश्चन को मैं डिटेल में समझाने वाला हूं ताकि आपको हेल्प मिल सके और आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी बहुत सारा आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, एकदम जो डर है वो खत्म हो जाएगा आप सभी का। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एक एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, क्योंकि अब क्लास 11th का लगातार वीडियोस अपलोड होने वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, जमकर अपने सारे दोस्तों तक शेयर कीजिए, यानी झारखंड के कोने कोने तक पहुंचा दीजिए। ठीक है, क्योंकि अब लगातार इंग्लिश कोर का जो है तैयारी करवाया जाएगा आप सभी को। ठीक है, तो चलिए एक एक करके क्वेश्चंस को समझने से पहले आप लोगों को कुछ बेसिक जानकारी दे देते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, आपका जो इंग्लिश कोर का एग्जाम होने वाला है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होने वाला है, यानी आपको प्रत्येक क्वेश्चंस में 4-4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। टोटल मार्क्स आप देख सकते हैं 40 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, एक एक पॉइंट को मैं समझा देता हूं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 40, यानी प्रश्नों की कुल संख्या आपको जो है मिलने वाला है 40। ठीक है, उसके बाद ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, यानी आपको पता होना चाहिए प्रत्येक प्रश्न जो है एक एक मार्क करके होने वाले हैं, यानी टोटल 40 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 40 में प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो एक एक मार्क्स के होने वाले हैं, यानी टोटल 40 मार्क्स के एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं 4 ऑप्शंस आर गिवन, 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद लिखा गया स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर, यानी आप लोगों से अपेक्षा की जाती है कि आप लोग जो है सबसे सटीक आंसर का चयन करेंगे। ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे के सारे क्वेश्चन जो है अनिवार्य होंगे, एकदम कंपलसरी होंगे। ठीक है, नो मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर, टेंशन लेने की एकदम बात नहीं है, आपका कोई भी एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं काटे जाएंगे, यानी आपको 40 का 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, याद रखिएगा 40 का 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहां पर देखने को नहीं मिलेंगी। चलिए एक एक करके हम लोग जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देख सकते हैं सबसे पहले आप लोग को एक पैसेज दिया जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं लिखा क्या गया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 5। ठीक है, एक पैसेज दिया जाएगा और इस पैसेज को आपको अच्छे से पढ़ना है और 1 से लेकर 5 नंबर के क्वेश्चंस, ठीक है, आपको सॉल्व करना है, यानी 5 मार्क्स का ये जो है पैसेज होने वाला है। ठीक है, चलिए एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। आप सभी पता होना चाहिए ये जो पैसेज दोस्तों ये हातिम ताई के बारे में, किनके बारे में है, हातिम ताई। ठीक है, दिस पैसेज इज अबाउट हातिम ताई, यह पैसेज हातिम ताई के बारे में है। आप लोग हातिम ताई का नाम सुने होंगे। ठीक है, इनका टीवी में भी दिखाया गया था, सीरियल है। ठीक है, कहानी भी सुने होंगे, मूवी भी बना है इनके नाम से। ठीक है, चलिए पैसेज को अच्छे से लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ते हैं। याद रखिए दोस्तों, हातिम ताई इज ए नेम दैट इज एसोसिएट विथ जेनरसिटी एंड शिवालरी। ठीक है, हातिम ताई एक ऐसा नाम है जो उदारता के लिए, ठीक है, जो उदारता के लिए यानी जेनरसिटी के लिए, और शिवालरी यानी शिष्टता से जुड़ा हुआ। ठीक है, ये नाम आप लोग याद रखिएगा। हिज लीजेंड्स आर पॉपुलर थ्रू आउट द अरब एंड एशियन नेशंस। ठीक है, उनकी कथाएं यानी कहानियां पूरे अरब और एशियाई देशों में जो है बहुत ही ज्यादा फेमस है, लोकप्रिय है। ठीक है, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। हिज ग्रेट ग्रैंडफादर, क्या, हिज ग्रेट ग्रैंडफादर, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। हिज ग्रेट ग्रैंडफादर एस्टैब्लिश्ड अ प्रॉस्पेरस एंड पीसफुल किंगडम आफ्टर डिफीटिंग द टायरेंट किंगडम। ठीक है, टायरेंट किंग ऑफ यमन, यानी यहां से अच्छे समझिएगा। हिज ग्रेट ग्रैंडफादर यानी परदादा, ग्रैंडफादर आप सही पता है, दादाजी को ग्रैंडफादर बोलते हैं। ठीक है, ग्रेट ग्रैंडफादर का मतलब होता है परदादा। ठीक है, परदादा, ये दादाजी नहीं, ठीक है, परदादा है। ठीक है, और जो हातिम के परदादा ने यमन के अत्याचारी यानी तानाशाही राजा को हराकर एक प्रॉस्पेरस यानी समृद्ध और पीसफुल किंगडम यानी शांतिपूर्ण राज्य की स्थापना की थी। कौन की थी दोस्तों, हातिम के ग्रेट ग्रैंडफादर। ठीक है, ग्रैंडफादर मतलब दादाजी, उनके आगे यदि हम लोग ग्रेट लगा देंगे तो वो हो जाएगा ग्रेट ग्रैंडफादर यानी परदादा। उनके जो परदादा जी है, ठीक है, उन्होंने यमन के जो अत्याचारी तानाशाही राजा था उनको हरा करके एक प्रॉस्पेरस यानी समृद्ध और पीसफुल किंगडम यानी शांतिपूर्ण राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन 1 जो है हम लोग का सॉल्व हो गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 1 क्या पूछा गया,
देखिए पूछा गया ना कि हु डिफीटेड द टायरेंट किंग ऑफ यमन, यमन के अत्याचारी राजा को किसने हराया था? तो आप सही पता है, मैंने बताया बार बार कि हातिम ताई के ग्रेट ग्रैंडफादर ने, ठीक है, ग्रैंडफादर नहीं, ग्रेट ग्रैंडफादर यानी परदादा ने, ठीक है। तो ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, हातिम ताइस ग्रेट ग्रैंडफादर यानी हातिम ताई के परदादा ने, ठीक है। इस तरह से हातिम ताई के परदादा जो है यमन के राजा यानी किंग बन गए, और इस तरह हातिम के, ठीक है, हातिम भी बाद में इसी राज्य के जो है राजा बनेंगे ना, याद रखिएगा। यमन के राजा हातिम ताई के जो है परदादा बने, उसके बाद हातिम ताई भी इसी राज्य के राजा बने होंगे, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोग का सॉल्व हो गया। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? आप लोग देख सकते हैं कि हातिम ताई वाज द किंग ऑफ, ये जो हातिम ताई है ये किस राज्य के राजा थे? तो आप सही पता है, यमन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग पैसेज को फिर से पढ़ेंगे। देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, यहां से देखिए, द डे हातिम ताई वॉज बॉर्न ही शोड द साइंस ऑफ जेनरसिटी एज ही रिफ्यूज टू टेक हिज फीड। जिस दिन हातिम ताई का जन्म हुआ उसने उदारता के लक्षण दिखाए, ठीक है, याद रखिएगा, जेनरसिटी के जो है लक्षण दिखाए। उसने अपना भोजन ग्रहण करने से इनकार कर दिया। ही रिफ्यूज टू टेक हिज फीड का मतलब होता है भोजन ग्रहण करने से मना कर दिया। यहां से जो है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है कि व्हाट हैपेंड आफ्टर हातिम ताई वाज बॉर्न, क्या हुआ जब हातिम ताई का जन्म हुआ? तो मैंने बताया था ना, वो रिफ्यूज कर दिया था खाना खाने से, ठीक है। तो यहां जो है ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ही रिफ्यूज टू टेक हिज फीड। क्या हुआ जब हातिम ताई का जन्म हुआ? तो उन्होंने अपना भोजन ग्रहण करने से इनकार कर दिया, ठीक है। चलिए हम लोग आगे पैसेज में बढ़ते हैं, ठीक है। पैसेज देखेंगे, देखिए फेमस एस्ट्रोलॉजर्स, देखिए यहां से पढ़ेंगे आप लोग। फेमस एस्ट्रोलॉजर्स वेर कॉल्ड इन टू स्टडी हिज बर्थ चार्ट, ठीक है। जब हातिम ने भोजन ग्रहण करने से, क्या, जब हातिम ने भोजन ग्रहण करने से साफ इनकार कर दिया तो उनकी कुंडली, कुंडली बोले तो बर्थ चार्ट, बर्थ चार्ट को हम लोग कुंडली बोलते हैं, ठीक है। उनके कुंडली को स्टडी करने के लिए, ठीक है, फेमस एस्ट्रोलॉजर्स को बुलाया गया। फेमस एस्ट्रोलॉजर्स बोले तो सर प्रसिद्ध ज्योतिषियों को बुलाया गया जो भविष्यवाणी करते, ठीक है। फेमस एस्ट्रोलॉजर्स को बुलाया गया। किनको बुलाया गया दोस्तों? फेमस एस्ट्रोलॉजर्स को, यानी प्रसिद्ध ज्योतिषियों को बुलाया गया, ठीक है। चलिए इससे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया, देखिए 4 में क्या पूछा गया दोस्तों, हु वेर कॉल्ड टू स्टडी द बर्थ चार्ट ऑफ हातिम। हातिम की कुंडली का अध्ययन करने के लिए किसे बुलाया गया? फेमस एस्ट्रोलॉजर्स को बुलाया गया, भविष्यवक्ता लोगों को बुलाया गया, बुलाया गया ना। तो ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। इस तरह का आप लोग को जो है ना पैसेज जो है पढ़कर आसानी से खोजकर आपको आंसर करना है। देखिए 5 जो क्वेश्चन है पैसेज में, अगर आप पैसेज से आसानी से खोज लेंगे ना तो आपका 5 मार्क्स जो है वो कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग पैसेज में, ठीक है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है दे डिक्लेयर्ड, लिखा हुआ ना, दे डिक्लेयर्ड हातिम विल ग्रो अप टू बी द मोस्ट जेनरस मैन। ज्योतिषियों ने ये जो ज्योतिषी है उन्होंने घोषणा की कि हातिम बड़ा होकर सबसे उदार व्यक्ति बनेगा। ही विल सर्व मैनकाइंड, ही विल सर्व मैनकाइंड, ठीक है, याद रखिएगा, वह मानव जाति की सेवा करेगा, ठीक है। अगर इनके सामने कोई भी भूखा रहेगा तो ये खाना नहीं खाएगा जब तक उन लोग को जो है जब तक खिलाएगा नहीं, ठीक है। देखिए आगे लिखा हुआ है he will not take his feed alone, वो अकेले खाना नहीं खाएगा। और ever eat if someone near him is hungry, अगर उनके आसपास कोई अगर हंग्री है, कोई भूखा है तो वो तो एकदम नहीं खाएगा, ठीक है। वो अकेला कभी भोजन ग्रहण नहीं करेगा, और अगर उसके पास कोई भूखा होगा तो वो ना ही कभी खाएगा, याद रखिएगा। आगे देख सकते लिखा गया यू मस्ट फीड अदर्स फॉर हिम टू टेक हिज ऑन फूड, तुम्हें उसके लिए दूसरों को खिलाना चाहिए ताकि वह अपना भोजन ग्रहण करे, ठीक है। हातिम ताई के पापा को सजेस्ट करता है एस्ट्रोलॉजर्स। देखिए ये जो हातिम ताई है वो खाना नहीं खाएगा अगर उसके आसपास कोई भूखा है, ठीक है, वो सबको खिलाएगा तभी वो खाएगा। ये एक ऐसा बच्चा जन्म लिया है जो जेनरस है, ठीक है, बहुत ही उदार है, वो लोगों को भूखे नहीं देख सकता है। उसके बाद देख सकते लिखा हुआ है ऑन हियरिंग दिस हातिम ताइज फादर टुक चार्ज ऑफ ऑल द चिल्ड्रन बॉर्न ऑन द सेम डे एज हातिम। देखिए ये बात सुनकर ये जो हातिम के पापा है, ठीक है, ये सुनकर हातिम ताई के जो पिता है
उसने उसी दिन पैदा हुए सभी बच्चों की देखभाल करने का चार्ज ले लिया, यानी जिम्मा ले लिया, जिस दिन हातिम का जन्म हुआ था। चलिए यहां से पैसेज का अंतिम क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। चलिए देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया, हु टुक द चार्ज ऑफ ऑल द चिल्ड्रन बोर्न ऑन द सेम डे एज हातिम। हातिम के साथ एक ही दिन पैदा हुए सभी बच्चों की चार्ज यानी जिम्मा किसने ले ली थी? हातिम के पिता ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हातिम ताइस फादर। ठीक है, इस तरह से हम लोग पैसेज को अच्छे से समझे और उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन का हम लोग आसानी से आंसर खोज लिए, एकदम करेक्ट आंसर खोज लिए। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को भी खोजना है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक राइटिंग सेक्शन और ग्रामर सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस है, उसको अच्छे से करेंगे, बारीकी से करेंगे, क्वेश्चंस को समझ कर करेंगे, डिटेल के साथ करेंगे। ठीक है, ताकि आप लोग को मैं रटाना नहीं चाहता हूं, एक एक क्वेश्चंस को आपको समझाना चाहता हूं। ठीक है, चलिए ये जो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देख सकते हैं, एब्रीविएशंस। ठीक है, क्या है क्वेश्चंस? एब्रीविएशंस आर फ्रीली यूज्ड इन डैश। एब्रीविएशंस का स्वतंत्र रूप से हम लोग कहां यूज करते हैं? ठीक है, याद रखिए दोस्तों कि एब्रीविएशंस और सिंबल्स का यूज दोस्तों नोट मेकिंग में किया जाता है। कहां किया जाता है? नोट मेकिंग में। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। सर एब्रीविएशंस किसे कहते हैं? शॉर्ट फॉर्म। याद रखिएगा, कोई भी जैसे एजुकेशन का हम लोग EDU लिख दिए, शॉर्ट कर दिए, इसको हम बोलते हैं एब्रीविएशंस। जब भी हम लोग नोट मेकिंग करेंगे तो इस तरह हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो एब्रीविएशंस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं नोट मेकिंग में, यानी ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देख सकते हैं क्वेश्चन 7 में क्या पूछा गया दोस्तों? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ समरी राइटिंग। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा समरी राइटिंग का मुख्य घटक यानी हिस्सा नहीं है? ठीक है, देखिए पैसेज जब लिखेंगे उसका जब हम लोग समरी लिखेंगे, क्या लिखेंगे? देखिए पैसेज का हम लोग समरी लिखेंगे तो शॉर्ट में लिखेंगे, छोटा लिखेंगे ना। मान लीजिए ये जो बड़का पैसेज है उसका हम लोग समरी लिखेंगे तो उसको थोड़ा सा शॉर्ट करके लिखेंगे। लेकिन यहां पे जो क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा समरी राइटिंग का इंपॉर्टेंट घटक नहीं है? ठीक है, तो बताइए कौन सा नहीं होगा? ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, एग्जैक्ट वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। ये जो है एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, हूबहू टेक्स्ट को अगर हम छाप देंगे तो पैसेज में जो दिया है वही पैसेज को हम लोग फिर से लिख देंगे, तो उसका समरी कैसे हो जाएगा? तो हूबहू हम लोग को जो है टेक्स्ट में जो लिखा है उसको नहीं लिखना है। ठीक है, अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो वो पैसेज का समरी नहीं होगा, पूरा पैसेज को हम लोग फिर से कॉपी पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो आप सभी समझ गए, एग्जैक्ट वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट जो है ये हो गया करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया? व्हाट इज रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ एन आर्टिकल। आर्टिकल यानी लेख की शुरुआत में क्या लिखा जाता है? बहुत क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, या तो आर्टिकल की शुरुआत में क्या लिखा जाता है या आर्टिकल के एकदम अंत में, एकदम एंड में क्या लिखा जाता है। ये 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, एक बिगिनिंग में क्या लिखा जाता है और एक अंत में क्या लिखा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो आर्टिकल राइटिंग में याद रखिएगा शुरुआत में क्या लिखा जाता है कि आप किस टॉपिक पे आर्टिकल लिख रहे हैं। तो आप किस टॉपिक पे आर्टिकल लिख रहे हैं, यानी आपको हेडिंग देना होगा, यानी आपको टाइटल देना होगा, यानी आपको शीर्षक देना होगा। ठीक है, याद रखिएगा आर्टिकल की शुरुआत यानी टाइटल से यानी हेडिंग से की जाती है। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। और आर्टिकल को हम लोग जो है एक सुटेबल कंक्लूजन के साथ एंड करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आर्टिकल की शुरुआत किससे की जाती है तो आप लोग बेसिकली एकदम टिक कर दीजिएगा टाइटल। अगर टाइटल ऑप्शन बना रहा है तो आप लोग हेडिंग टिक कीजिएगा, क्या? हेडिंग यानी शीर्षक। और आर्टिकल के अंत में हम लोग क्या लिखते हैं दोस्तों? याद रखिएगा एक परफेक्ट सा, एक सुटेबल सा कंक्लूजन यानी निष्कर्ष लिखते हैं। याद रखिएगा शुरू में क्या लिखते हैं? टाइटल लिखते हैं, और अंत में क्या लिखते हैं? एक सुटेबल कंक्लूजन लिखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 9 की ओर। क्वेश्चन 9 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया? आर्टिकल्स आर नॉट मेंट फॉर डैश। आर्टिकल किसके लिए नहीं है? ये जो आर्टिकल राइटिंग है ये किसके लिए नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉ बुक्स। क्या हो जाएगा? लॉ बुक्स इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी बाकी 3 के लिए है, बाकी 3 के लिए तो एकदम है। बाकी आर्टिकल्स आप लोग न्यूज़पेपर में देखने को मिलेगा आपको आर्टिकल्स। ठीक है, न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में तो 110% आपको देखने को मिलता ही है, और जर्नल्स में भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, यानी आर्टिकल राइटिंग कहां देखने को मिलती है? न्यूज़पेपर में, ठीक है, मैगजीन्स में और जर्नल्स में। कहां देखने को नहीं मिलती है? लॉ बुक्स। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्टिकल्स कहां देखने को नहीं मिलती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, लॉ बुक्स। ठीक है, यहां देखने को नहीं मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा गया दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 10 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ए लेटर टू द एडिटर।
निम्नलिखित में से कौन सा लेटेस्ट टू द एडिटर का एक इंपॉर्टेंट मुख्य घटक यानी कंपोनेंट नहीं है? देखिए, जब लेटेस्ट टू द एडिटर यानी संपादक को हम लोग पत्र लिखते हैं, जब भी हम लोग संपादक यानी एडिटर को लेटर लिखते हैं तो ये एक फॉर्मल लेटर होती है, ठीक है, याद रखिएगा। ये चाचा मम्मी पापा भाई बहन वाला लेटर नहीं है, वो इनफॉर्मल लेटर होता है। जब हम लोग संपादक को जो पत्र लिखते हैं वो कैसा लेटर होता है? ये एक औपचारिक पत्र होता है यानी फॉर्मल लेटर होता है, इसलिए फॉर्मल लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। इसलिए अभिवादन यानी सैल्यूटेशन के लिए हम लोग सर या मैडम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यानी जब भी हम लोग लेटेस्ट टू द एडिटर लिखेंगे तो उसमें हम लोग सैल्यूटेशन भी देंगे, सैल्यूटेशन के रूप में सर ऑब्लिक मैडम, ठीक है, देकर हम लोग अभिवादन का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद साथ ही साथ हम लोग लेटेस्ट लिख रहे हैं तो उसमें डेट तो देंगे ही देंगे, तारीख तो हम लोग देंगे, पक्का देंगे, ठीक है। और लास्ट में हम लोग सिग्नेचर भी देंगे। यानी मुख्य घटक क्या नहीं है इसमें? टाइटल, ठीक है। टाइटल का हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। टाइटल का इस्तेमाल आप लोग देख सकते होंगे आर्टिकल राइटिंग में देखने को मिलता है, ठीक है। आर्टिकल राइटिंग में हम लोग टाइटल का यूज करते हैं, लेकिन लेटेस्ट टू द एडिटर में हम लोग कभी भी टाइटल का इस्तेमाल नहीं करते। भले लेटेस्ट टू द एडिटर में हम लोग सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, किस सब्जेक्ट पे हम लेटर लिख रहे हैं, ठीक है। ये जो टाइटल है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर, आप लोगों को मैं बता देता हूं दोस्तों, ये जो लेटेस्ट टू द एडिटर होती है ना, ये न्यूज़पेपर के लिए लिखी जाती है। किसके लिए लिखी जाती है? न्यूज़पेपर के लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग देख सकते हैं, रिपोर्ट राइटिंग से ये क्वेश्चन पूछा गया। इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटन इन डैश। देखिए, रिपोर्ट राइटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे क्लास 11th हो चाहे क्लास 12th हो, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम लोग जब रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं, ठीक है, तो घटना का जो हम लोग विवरण करते हैं, जो इवेंट का जो घटना का जो हम लोग नरेशन करते हैं, यानी घटना का जो हम लोग विवरण करते हैं, वो हमेशा किस फॉर्म में लिखते हैं, किस टेंस के फॉर्म में लिखते हैं। देखिए, तुरंत घटना हुआ, घटना होने के तुरंत बाद हम लोग रिपोर्ट लिखते हैं, एकदम इमीडिएट पास्ट फॉर्म में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं? जो एकदम जो पास्ट हुआ, एकदम इमीडिएट जो पास्ट हुआ, तो उसको हम लोग बोलते हैं इमीडिएट पास्ट फॉर्म। इस इमीडिएट पास्ट फॉर्म में हम लोग जो है घटना का विवरण लिखते हैं रिपोर्ट राइटिंग में, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। वी शुड नॉट इंक्लूड डैश इन रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग में हमें क्या शामिल नहीं करना चाहिए, यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया। देखिएगा, रिपोर्ट राइटिंग में कभी भी पर्सनल कमेंट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। डेटा कलेक्टेड एकदम कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन बाय विटनेस एकदम करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन पर्सनल कमेंट्स अपने तरफ से नहीं करना चाहिए, ठीक है। यानी ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। देखिए, यहां से ग्रामर सेक्शन से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। क्या है क्वेश्चन? मैनी टीचर्स कंप्लेन अबाउट देयर स्टूडेंट्स डैश डेज, ठीक है। यहां पर डैश डेज आ गया है, डेज समझ रहे हैं, एक से ज्यादा दिन। तो ये जो दैट है ये भी नहीं होगा, दिस जो है ये भी नहीं होगा, ये सब सिंगुलर के लिए होता है। तो यानी ऑप्शन से क्लियर हो गया, दीज होगा, ठीक है। ये प्लूरल फॉर्म में, डेज जो है प्लूरल फॉर्म में, तो ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? दीज। यानी मैनी टीचर्स कंप्लेन अबाउट देयर स्टूडेंट्स दीज डेज, ठीक है। कई शिक्षक इन दिनों अपने छात्रों के बारे में शिकायत करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा दीज जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं क्वेश्चन 14 में क्या पूछा गया। रवि इज नॉट एट होम। ये जो रवि है ये घर पे नहीं है, यानी प्रेजेंट का बात कर रहा है, ठीक है। इज में आया है तो आंसर इज में ही होगा, याद रखिएगा। इज में है तो इज में ही आएगा। देखिए, ही जो है ये भी सिंगुलर है, ही जो है वो सिंगुलर है। ही के साथ या तो इज लगता है या तो वाज लगता है, या तो इज लगता है या तो वाज लगता है। आर तो लगता ही नहीं है और एम भी नहीं लगता, यानी ये दो ऑप्शन जो है ये तो मैंने आगे ही छाट दिया। या तो सर ही के साथ इज लगाएंगे या तो वाज लगाएंगे, लेकिन आपको देखना है कि क्वेश्चन की शुरुआत किससे हो रही है? ही इज से, यानी प्रेजेंट का बात कर रहा है। तो हम रवि जो है यहां पर ही भी है, याद रखिएगा। रवि क्या है? नाउन है। हाँ, नाउन के बदले जिस शब्द का यूज करते हैं वो प्रोनाउन है, तो बार बार रवि का इस्तेमाल तो नहीं करेंगे, रवि के लिए प्रोनाउन का यूज करेंगे हम लोग ही, ठीक है। तो रवि इज नॉट एट होम, रवि घर पे नहीं है। ही डैश आउट प्लेइंग, वो बाहर खेल रहा है ना, यानी प्रेजेंट में है तो हम लोग इज लगाएंगे। क्या लगाएंगे दोस्तों? इज लगाएंगे। यानी ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया ना दोस्तों कि वाज का या इज का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन किस में है? प्रेजेंट फॉर्म में है, यानी इज में है, तो यहां भी हम लोग इज ही लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। देख सकते हैं क्या पूछा गया। इफ आई वेर यू, इस तरह क्वेश्चन को मैं अच्छे से समझा देता हूं, ठीक है। आई डैश नॉट डू इट, ठीक है। अगर मैं तुम होता तो मैं ऐसा नहीं करता, तो यहां पर क्या लग जाएगा? वुड लगेगा। क्या लगेगा दोस्तों? वुड। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। अगर मैं तुम होता तो मैं ऐसा
नहीं करता, आई वुड नॉट डू इट, मैं ऐसा नहीं करता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन 16 आप लोग देखिए क्या पूछा गया। चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन जंबल वर्ड्स। 11 का सबसे फेवरेट क्वेश्चन से ऐसा आपको दिया जाएगा, ठीक है, स्लैश स्लैश दे के, ठीक है, एकदम तोड़ तोड़ के दिया जाएगा, आपको उसको परफेक्ट बनाना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए माय नेम इज अनिमेश सर, ठीक है, मेरा नाम अनिमेश सर है, तो इसको कैसे तोड़ देगा, इज को आगे डाल देगा, एम को पीछे डाल देगा। ठीक है, तो इस तरह करके आपको तोड़ के दिया जाएगा, आपको एकदम परफेक्ट सेंटेंस में एकदम मीनिंगफुली सेंटेंस बनाना है। देखिए तोड़ तोड़ के डाला गया, ठीक है, इज एक्सपेक्टेड टू डू एवरी मैन हिज ड्यूटी, इस तरह करके आपको तोड़ के दिया गया, आपको एकदम अच्छे से लिखना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एवरी मैन। सबसे पहले आप लोग देना होगा एवरी मैन, यानी प्रत्येक आदमी। ठीक है, सबसे पहले आप लोग एवरी मैन को टिक कीजिए 1 नंबर में, उसके बाद इज एक्सपेक्टेड इसको 2 नंबर में, ठीक है, उसके बाद टू डू ये 3 नंबर में, और उसके बाद हम लोग 4 नंबर में हिज ड्यूटी को रखते हैं। देखिए ऐसा आपको कहां देखने को मिल रहा है, इसमें आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन बी में, है ना, एवरी मैन इज एक्सपेक्टेड टू डू हिज ड्यूटी। प्रत्येक व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वह अपना कर्तव्य यानी अपना ड्यूटी का पालन करे। ठीक है, तो ये हो गया परफेक्ट, एवरी मैन, उसके बाद इज लगाएंगे, एक्सपेक्टेड टू डू हिज ड्यूटी, यानी प्रत्येक व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है वो अपने कर्तव्य का पालन करे। ठीक है, तो ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट बैठ रहा है। ठीक है, इस तरह आपको तोड़ तोड़ के दिया जाएगा, आपको एकदम मीनिंगफुली एकदम सही बैठाना है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछा गया आप लोग देख सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन द पैसिव वॉइस, निम्नलिखित में से कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। आप सही पता होना चाहिए पैसिव वॉइस का जो फॉर्मूला क्या होता है। पैसिव वॉइस का फॉर्मूला होता है ऑब्जेक्ट, क्या होता है, पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप यानी वर्ब 3, उसके बाद बाय, उसके बाद सब्जेक्ट। ठीक है, यानी सबसे पहले हम लोग क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद क्या लगाते हैं सर, ऑब्जेक्ट के बाद आप लोग हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब बोले तो इज, एम, आर, वाज, वेर, सेल, ये सब। ठीक है, उसके बाद हम लोग वर्ब का तीसरा रूप का यूज करते हैं, उसके बाद हम लोग बाय का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा पैसिव वॉइस का फॉर्मूला क्या है, ऑब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, उसके बाद हम लोग बाय का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसका परफेक्ट आंसर देखेंगे इस फॉर्मूला के साथ। ठीक है, देखिए इसका जो परफेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। द रूम वॉज क्लीन बाय सुधांशु। ठीक है, द रूम यानी सबसे पहले ऑब्जेक्ट आया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम लोग वाज का इस्तेमाल किए, उसके बाद क्लीन ये V3 का इस्तेमाल हुआ, उसके बाद बाय लगा, उसके बाद जो है सब्जेक्ट लगा यानी सुधांशु। ठीक है, ये हो गया एकदम परफेक्ट आंसर। याद रखिएगा जब भी हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले जो है ऑब्जेक्ट लगता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ये जो वाज है, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप क्लीन, उसके बाद बाय, उसके बाद सब्जेक्ट। तो ये हो गया एकदम पैसिव वॉइस का परफेक्ट एग्जाम्पल। ठीक है, यानी ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख सकते हैं, ग्रामर का लास्ट क्वेश्चन। द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द लाइब्रेरियन गेव मी बुक। ठीक है, यह सेंटेंस सिंपल पास्ट में है, बट यहां जो है यहां पर गेव मी ए होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, गेव मी ए बुक। ठीक है, यहां बुक्स नहीं है तो ये एक का बात करा, तो यहां पर ए होना चाहिए था, ए होता तो एकदम परफेक्ट होता, तभी आंसर बनता। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं ए, क्या हो जाएगा, आई वॉज, क्या हो जाएगा, आई वॉज, मी कन्वर्ट हो जाएगा आई में। ठीक है, मी क्या हो जाएगा आई में, तो आई वॉज गिवन ए बुक बाय द लाइब्रेरियन। ठीक है, आई वॉज गिवन ए बुक बाय द लाइब्रेरियन, ये परफेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक आप लोगों के 2 टेक्स्ट बुक यानी हॉर्नबिल और स्नैपशॉट से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, यानी 1 से लेकर 18 तक आप लोग देखें, ग्रामर सेक्शन से क्वेश्चन था, ठीक है, पैसेज से क्वेश्चन था, लेकिन अब जो क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर एकदम 40 तक का जो क्वेश्चन है, यानी 19 नंबर से जो 40 नंबर तक क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे आपके 2 टेक्स्ट बुक से, एक हॉर्नबिल से और दूसरा स्नैपशॉट बुक से। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि व्हाट वेर द चिल्ड्रेन टॉट एट द विलेज स्कूल। ठीक है, गांव के स्कूल में बच्चों को क्या पढ़ाया जाता था। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपके हॉर्नबिल बुक के फर्स्ट लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी से पूछा गया है, जिसका ऑथर
यानी लेखक का नाम खुशवंत सिंह है। ठीक है, ये जो चैप्टर मैंने डिटेल के साथ आपको बताया, इसका जितना भी वायरल इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया, चैनल में मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो यहां जो क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट वेर द चिल्ड्रन टॉट एट द विलेज स्कूल। ठीक है, गांव के स्कूल में बच्चों को क्या पढ़ाया जाता था। ठीक है, तो आप सभी पता होना चाहिए कि जो खुशवंत सिंह है और उनके दादी एक साथ स्कूल जाते थे जब गांव में रहते थे, क्योंकि स्कूल और मंदिर के साथ अटैच था, यानी जुड़ा हुआ था। यहां जो पुजारी है, यानी जो प्राइस्ट है, जो पुजारी है, वो अल्फाबेट और मॉर्निंग प्रेयर पढ़ाता था। याद रखिएगा, जो प्राइस्ट थे उन्हें यानी बच्चों को वर्णमाला यानी अल्फाबेट और प्रातः की प्रार्थना यानी मॉर्निंग प्रेयर सिखाते थे। यानी आप सभी पता है, अल्फाबेट भी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा और प्रेयर भी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ए और सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा गया, व्हाट वुड द ऑथर्स ग्रैंड मदर फीड द स्पैरोज विथ। लेखक की दादी यानी खुशवंत सिंह की दादी स्पैरोस यानी गोरैया पक्षियों को क्या खिलाती थी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ब्रेड जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है सर, चपाती भी पढ़े थे, चलिए मैं डिटेल में समझा देता हूं, या तो ब्रेड या तो चपाती, लेकिन दोनों में कंफ्यूज एकदम नहीं होना है। दादी आमतौर पर जो है आफ्टरनून यानी दोपहर, ठीक है, स्पैरोस पक्षी को खाना खिलाती थी। याद रखिएगा, किसको खिलाती थी, स्पैरोस पक्षी को जो है खाना खिलाती थी, यानी ब्रेड खिलाती थी। ठीक है, ब्रेड को छोटे छोटे टुकड़े करती थी और पक्षियों को खिलाती थी। जब दादी सिटी में थी, कहां थी दोस्तों, जब दादी शहर में थी तो किसे खिलाती थी, स्पैरोस पक्षी को खिलाती थी। क्या खिलाती थी, ब्रेड खिलाती थी। नोट कर लीजिए, जब देखिए ये जो स्टोरी है दो भाग में डिवाइड है, एक गांव में पहले, उसके बाद सिटी में। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन है ये सिटी की बात कर रहा है। जब सिटी में जो है रहने लगी थी दादी, तो वो गोरैया पक्षियों को ब्रेड खिलाती थी। ठीक है, गोरैया पक्षी को ब्रेड खिलाती थी। लेकिन आपसे क्वेश्चन यदि पूछा जाएगा गांव में किसको खिलाती थी, तो गांव में डॉग्स को, याद रखिएगा, गांव में विलेज डॉग्स को खिलाया करती थी। ठीक है, शहर में तो डॉग्स नहीं थे, ठीक है, वहां गोरैया पक्षी के साथ टाइम स्पेंड करती थी। लेकिन जब दादी विलेज में थी तो वो डॉग्स को खिलाती थी। और डॉग्स को क्या खिलाती थी दोस्तों, चपातीस, ऑप्शन जो सी है वो होगा। ठीक है, ये डॉग्स को खिलाती थी। स्पैरोस को क्या खिलाती थी, ब्रेड। ठीक है, तो यहां जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि स्पैरोस को क्या क्या खिलाती थी, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा डॉग्स को क्या खिलाती थी, तो आप लोग चपातीस टिक कीजिए। ठीक है, दोनों क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिए आप लोग, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खुशवंत सिंह ग्रैंडफादर वाज एन ओल्ड मैन हु यूज्ड टू वियर डैश। खुशवंत सिंह के दादाजी एक वृद्ध व्यक्ति थे जो क्या पहनते थे, ये आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। देखिए, इनके दादाजी के बारे में डिटेल में नहीं बताया गया, बस एक ड्राइंग रूम में इनका एक फोटो लटका हुआ है। एक ड्राइंग रूम में इनका एक फोटो लटका है, उसमें दिखाया गया ये जो दादाजी है ये एक बड़ा सा पगड़ी पहना हुआ है, दाढ़ी जो एकदम चेस्ट तक है ढका हुआ है, और लूज फिटिंग क्लोथ्स पहने हुए हैं। ठीक है, और आप सही पता है पंजाबी है, खुशवंत सिंह जो है पंजाबी है, तो उनके दादाजी भी पंजाबी है, और पंजाबी बड़ा सा पगड़ी पहनते हैं, लूज फिटिंग क्लोथ्स पहनते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहां हो जाएगा बड़ी पगड़ी पहने हुए थे, यानी बिग टर्बन। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन जो बी है, बिग टर्बन। सर बिग टर्बन का मतलब बड़ी सी पगड़ी। ठीक है, बड़ी सी पगड़ी पहने हुए थे, बिग टर्बन पहने हुए थे, ये चित्र में दिखाया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया है, द लेंथ ऑफ द वेव वॉकर। ठीक है, देखिए ये एक नाव का नाम है, एक जहाज का नाम है। ठीक है, वेव वॉकर। ठीक है, इसका मैं डिटेल के साथ आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, वेव वॉकर जो लेखक का स्पेशल बोट का नाम है, यानी नाव का नाम है, उसकी लंबाई यानी लेंथ कितनी थी ये आपसे पूछा गया है। तो लेंथ यानी लंबाई कितनी थी दोस्तों, 23 मीटर लंबाई थी। याद रखिए कितना, 23 मीटर, यानी ऑप्शन जो 1 है, ए है, वो करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है हॉर्नबिल बुक के सेकंड लेसन वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर से पूछा गया, जिसके ऑथर यानी लेखक का नाम है जॉर्डन कुक एंड एलन हिस्ट। ठीक है, चलिए आप लोग कमेंट में बताइएगा, आप लोग जो है कमेंट में बताइएगा इस वेव वॉकर की जो लंबाई थी वो तो 23 मीटर थी, मैंने बता दिया। आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है कि वेव वॉकर बोट की वेट कितनी थी, वेट मतलब वजन। ठीक है, ये जो नाव है स्पेशल बोट जो है जिनका नाम था वेव वॉकर, उसकी वेट मतलब वजन कितना था। चलिए ऑप्शन दे रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन ए 10 टन, ऑप्शन बी 20 टन, ऑप्शन सी 30 टन, और ऑप्शन डी 40 टन। ये आप लोग आंसर बताइएगा, इसका वजन कितना था। ठीक है, कमेंट में फटाफट आप लोग बताइए। ठीक है, लंबाई मैंने बता दिया 23 मीटर, कितना था
लंबाई जो है इसका, लेंथ जो है वो 23 मीटर था। एक वजन पूछा जाता है आप लोगों से, वेट, तो आप लोग बताइए कितना टन उनका वजन था। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। व्हाट वाज वू दाऊजीज लास्ट पेंटिंग? वू दाऊजी का अंतिम चित्र यानी आखिरी पेंटिंग कौन सी थी? ठीक है, ये जो क्वेश्चन है हॉर्नबिल बुक के लेसन 4 से यानी द लैंडस्केप ऑफ द सोल से पूछा गया। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए पेंटिंग ऑफ ए लैंडस्केप। क्या था? ए पेंटिंग ऑफ ए लैंडस्केप। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, हु डिस्कवर्ड टूट्स टॉम? बहुत ही ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, या तो क्वेश्चन पूछा जाएगा टूट्स टॉम की जो है आविष्कार किसने किया था, या आपसे पूछा जाएगा कब किया गया था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टूट के मकबरे की खोज किसने की थी? ये की थी हावर्ड कार्टर ने। किसने की थी? हावर्ड कार्टर, यानी ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर। ठीक है, हावर्ड कार्टर जो है एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, याद रखिएगा। हावर्ड कार्टर कौन थे? ये एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने 1922 में, याद रखिएगा 1922 में, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कब की थी, तो याद रखिएगा टूट के मकबरे की खोज हावर्ड कार्टर ने 1922 में की थी। कब की थी? 1922 में की थी, याद कर लीजिएगा। टूट्स टॉम वाज डिस्कवर्ड इन 1922, याद कर लीजिएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 आप लोग देख सकते हैं, यहां से पोएम से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, द कार्डबोर्ड शोज द पिक्चर ऑफ डैश। कार्डबोर्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों? ए फोटोग्राफ। क्या होता है? ए फोटोग्राफ या फिर ए स्नैपशॉट। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस कार्डबोर्ड यानी फोटोग्राफ में किसकी तस्वीरें दिखाता है, यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोएट्स मदर एंड हर 2 कजन्स, कवित्री की मां और उनके 2 चचेरी बहनों को। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों याद रखिएगा हॉर्नबिल बुक के फर्स्ट पोएम ए फोटोग्राफ से पूछा गया है। ठीक है, आप लोग इस पोएम के पोएट का नाम जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज पोएम ऑफ अर्थ? पोएम ऑफ अर्थ फ्रेज का मीनिंग यानी अर्थ क्या है? दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आप लोग के हॉर्नबिल बुक के थर्ड पोएम द वॉइस ऑफ द रेन से क्वेश्चन पूछा गया है, जिसके पोएट का नाम आप सभी पता है वाल्ट व्हिटमैन है। ठीक है, कवि रेन से क्वेश्चन पूछता है एंड हु आर्ट दो? तुम कौन हो? हु आर यू? तो सबसे स्ट्रेंज की बात है दोस्तों, रेन जो है, बारिश जो है, गिरती हुई जो बौछार है, वो आंसर देती है, वो रिप्लाई देती है कि आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, मैं धरती की कविता हूं। तो यहां जो क्वेश्चन है दोस्तों ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। रेन गिव्स द सेम प्लेजर टू अर्थ एज द पोएम गिव्स टू ह्यूमंस। रेन अर्थ यानी पृथ्वी को उतना ही प्लेजर यानी आनंद प्रदान करती है, खुशी प्रदान करती है जितना कि कविता मनुष्य को। ठीक है, तो ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 27 की ओर कि विच मंथ ऑफ द ईयर इज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम द लेवन्नम टॉप? द लेवन्नम टॉप कविता में किस मंथ यानी महीने का वर्णन किया गया, जिक्र किया गया? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सितंबर महीने का जिक्र हुआ। कौन से महीने का जिक्र हुआ? सितंबर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आप लोग कमेंट में बताइएगा व्हाट टाइम ऑफ द डे इज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम द लेवन्नम टॉप? द लेवन्नम टॉप कविता में दिन के किस टाइम का वर्णन किया गया? ऑप्शन ए मॉर्निंग यानी सुबह का, ऑप्शन बी दोपहर यानी आफ्टरनून, ऑप्शन सी नाइट यानी रात का, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। चलिए फटाफट आप लोग कमेंट बताइएगा और साथ ही बताइएगा द लेवन्नम टॉप कविता के कवि का नाम क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। व्हाट इज हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस? ठीक है, इन्फेंट किसे कहते हैं सर? इन्फेंट का मतलब होता है शिशु। ठीक है, क्या होता है? शिशु यानी छोटा सा बच्चा, शिशु, एकदम नवजात शिशु। ठीक है, तो नवजात शिशु के फेस यानी चेहरे में क्या छिपा है? तो कवि का जो है खोया हुआ बचपन। ठीक है, याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन जो डी है लॉस्ट चाइल्डहुड वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी खोया हुआ बचपन। बहुत सारे बच्चे का डाउट होगा कि सर इसका आंसर इनोसेंस होना चाहिए, ऑप्शन ए होना चाहिए। ठीक है, इनोसेंस होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को डाउट क्लियर कर देते हैं। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपके हॉर्नबिल बुक के फोर्थ पोएम चाइल्डहुड से ये क्वेश्चन पूछा गया। पोएम के लास्ट स्टेंजा में कवि ने लिखा है कि वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो? मेरा बचपन कहां गया? मेरा बचपन कहां चला गया? इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, या कोई भूली भटकी जगह चला गया। दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, दैट्स ऑल आई नो। यह किसी नवजात शिशु के चेहरे में छिपा हुआ है, मुझे तो केवल इतना पता है। यहां खुद जो है कवि कमिट करते हैं, मानते हैं कि जो खोया हुआ बचपन है वो किसी नवजात शिशु के फेस में चला गया। ठीक है, तो इसका जो एकदम करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लॉस्ट चाइल्डहुड। ठीक है, किनके फेस में मिलता है?
एक इन्फेंट, एक शिशु के फेस में मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या पूछा गया आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू द पोएम फादर टू सन हु हैव लिव्ड इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स। फादर टू सन कविता के अनुसार कौन सालों से एक ही घर में रह चुके हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों फादर एंड द सन, यानी ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। देखिएगा, बाप और बेटा दोनों एक ही घर में रहते हैं, एकदम स्ट्रेंजर की तरह, अजनबी की तरह, याद रखिएगा। ठीक है, ये फादर टू सन जो है एक पोएम है, आप सभी के याद रखना होगा, सिलेबस में है, इसको अच्छे से पढ़ना होगा। मैं जरूर पढ़ाऊंगा। ठीक है, अगर आप लोग डिमांड करेंगे एक एक चैप्टर, एक एक पोएम का डिटेल अगर सोल्यूशन चाहते हैं तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, आगे देख सकते हैं एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 में कि सेंसुई लिटरली मीन्स, सेंसुई का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा माउंटेन वाटर। क्या होता है? माउंटेन वाटर, यानी ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। ये जो क्वेश्चन है हॉर्नबिल के लेसन फॉर लैंडस्केप ऑफ द सोल से पूछा गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31। टेप्लो इज ए बॉय ऑफ डैश। टेप्लो कितने वर्ष का लड़का है दोस्तों? ये 16 साल का है। कितना साल का है? 16 ईयर्स का है। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों याद रखिएगा आपके लेसन 6 द ब्राउनिंग वर्जन से पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। प्रोफेसर गाइटोंडे इंटर फॉब्स बिल्डिंग टू मीट हिज डैश। ये जो प्रोफेसर गाइटोंडे है, ठीक है, किससे मिलने के लिए फॉब्स बिल्डिंग में गया? तो फॉब्स बिल्डिंग में इंटर किया, ठीक है, किनसे मिलने के लिए? अपने ही बेटे से, यानी सन से। ठीक है, ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। ये हॉर्नबिल बुक के लेसन 7 द एडवेंचर से ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, प्रोफेसर गाइटोंडे अपने बेटे से मिलने के लिए फॉब्स बिल्डिंग गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। Where did the narrator Nick Middleton meet Norbu? नरेटर निक मिडिल्टन नोरबू से कहां मिले थे? ये जो नरेटर है जिनका नाम है निक मिडिल्टन, वो नोरबू से कहां मिले थे? तो वो डार्चेन में मिले थे। कहां मिले थे दोस्तों? डार्चेन में। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। ये हॉर्नबिल बुक के लास्ट लेसन, ठीक है, यानी चैप्टर 8 सिल्क रोड से ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 34। याद रखिएगा दोस्तों, ये जो क्वेश्चन नंबर 34 से लेकर 40 तक आप लोग के सेकंड टेक्स्ट बुक यानी स्नैपशॉट से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं स्नैपशॉट बुक के क्वेश्चन नंबर 34। व्हाट वाज मुराद्स डिजायर? आप सही पता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ठीक है, मैं जरूर पढ़ाऊंगा। एक व्हाइट घोड़ा का कहानी है। ठीक है, अरम और मुराद का स्टोरी है। ठीक है, बहुत ही अच्छा स्टोरी है, मैं जरूर पढ़ाऊंगा। ठीक है, व्हाट वाज मुराद्स डिजायर? मुराद की इच्छा क्या थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टू राइड ए हॉर्स, घोड़े की सवारी करना। ठीक है, याद रखिएगा घोड़े की सवारी करना मुराद का इच्छा था। ठीक है, याद रखिएगा अरम और मुराद दोनों का ही इच्छा था। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है बुक 2 से यानी लेसन 1 से पूछा गया है, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स से पूछा गया। ठीक है, यानी आपके बुक 2 स्नैपशॉट के फर्स्ट ही चैप्टर का नाम है, याद रखिएगा, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। इसी से ये क्वेश्चन पूछा गया। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 35। द नरेटर डॉटर ऑफ मिसेस एस विजिट्स द एड्रेस। ये जो द नरेटर जो मिसेस एस की डॉटर यानी बेटी है वो किस पते पर जाती है, यानी एड्रेस पूछा गया। आप सही पता है चैप्टर का नाम भी है द एड्रेस, तो यहां पर एड्रेस आपसे पूछा गया है। तो एड्रेस मैं बता देता हूं दोस्तों, ये याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिएगा हाउस नंबर 46 इन मार्कोनी स्ट्रीट, ये है पते का नाम। ठीक है, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। क्या? हाउस नंबर 46 इन मार्कोनी स्ट्रीट। ठीक है, ये द एड्रेस चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36। बहुत ही अच्छा स्टोरी है रंगास मैरिज। ठीक है, बहुत ही अच्छा स्टोरी है रंगास मैरिज, रंगा की शादी। ठीक है, तो वेयर डिड रंगा गो टू स्टडी? रंगा पढ़ने के लिए कहां गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बैंगलोर। कहां गया था दोस्तों? बैंगलोर गया था। ठीक है, जब बैंगलोर से रंगा पढ़ के जब वापस आया गांव, तो सब गांव का नाम याद रखिएगा होसाली। क्या नाम है? होसाली। तो होसाली के जितने लोग हैं रंगा को देखने आए थे कि क्या बच्चा चेंज हो गया है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी, मैं जरूर पढ़ाऊंगा। रंगास मैरिज से ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, रंगा के वाइफ का नाम बताइएगा, गांव के जो डॉक्टर है डॉक्टर का नाम भी बताइएगा, और गांव में एक एस्ट्रोलॉजर है उनका नाम भी आप लोग बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। हु वाज आइंस्टीन हिस्ट्री टीचर? ये जो अल्बर्ट आइंस्टीन है उनके इतिहास के शिक्षक कौन थे? याद रखिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? मिस्टर ब्राउन। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मिस्टर ब्राउन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मिस्टर ब्राउन जो है वो आइंस्टीन के हिस्ट्री टीचर थे। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। डैश वाज स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेटिंग।
ठीक है, किनका जो करेक्टर है एकदम स्ट्रांग और डोमिनेटिंग टाइप का है, एकदम प्रभावशाली टाइप का है, किनका करेक्टर? तो आप सभी को पता होना चाहिए, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिसेस फिट्जजेराल्ड वाज ए स्ट्रांग एंड डोमिनेटिंग करेक्टर, ठीक है, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। मिसेस फिट्जजेराल्ड जो है वो मजबूत और प्रभावशाली करेक्टर थी, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है आपके लेसन 5 मदर्स डे से पूछा गया है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया दोस्तों। शाहिद सफर्ड ऑफ विच डिजीज? शाहिद किस बीमारी से पीड़ित थे? ये कैंसर से पीड़ित थे, याद रखिएगा, कैंसर जिसका नहीं है आंसर, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। शाहिद सफर्ड ऑफ विच डिजीज? कैंसर। ये जो क्वेश्चन है आपके लेसन 6 द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड से पूछा गया है। चलिए आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। हु वाज एंड्रू मैसन? ठीक है, ये जो एंड्रू मैसन है ये कौन थे? ये एक डॉक्टर थे, याद रखिएगा, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। एंड्रू मैसन वाज ए डॉक्टर, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। ये जो क्वेश्चन है आपके लेसन 7 बर्थ से पूछा गया है, ठीक है। ये था दोस्तों आज का टॉप वायरल 40 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। प्लीज आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, जमकर अपने सारे दोस्तों तक शेयर कीजिए, ठीक है, और 500 प्लस लाइक कीजिए, ताकि मुझे बस इंग्लिश कोर के 500 बच्चे चाहिए जो मेरे साथ रेगुलर तैयारी करना चाहते हैं इंग्लिश कोर का, ठीक है। आप लोग डिमांड कीजिए, आप लोगों को किस किस सब्जेक्ट में परेशानी होती है आप लोग नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और इंग्लिश कौन कौन चाहते हैं मेरे साथ इंग्लिश कोर की तैयारी करना, वो लोग भी कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं तब तक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।